में आपका स्वागत है दोस्तों। माई सेल्फ सुधांशु पटेल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पाठ्यक्रम में काफ़ी कठिनता होती है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। तो इसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से, सबसे पहले पहला टॉपिक मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक हमारा है बैंकिंग, ये बैंकिंग हो गया। और तीसरा टॉपिक हमारा बजट। चौथा टॉपिक हमारा कर। कर में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, और किस प्रकार से इसमें सुधार हुआ, और फ्यूचर में जीएसटी जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जीएसटी लाया गया। उसके बाद हम लोग कृषि के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्रीकल्चर, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन है और सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित करने का क्षेत्र है। लेकिन फिर भी इसमें लगातार निरंतरता ह्रास की स्थिति बनी हुई है। आगे के टॉपिक्स में कुछ इस प्रकार से हैं। व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय आय। और एक टॉपिक हमारा मिसलेनियस हो जाएगा, मिश्रित। जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे वो कॉन्टिन्यूसली इसमें कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझने के लिए सबसे पहले इसका ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है। और फिर इसके बारे में जब हम शब्द को एक प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे तब हम किसी देश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो यूनानी लैंग्वेज के ओल्कोनोमिया से बना है। ओल्कोनोमिया, अगर हम ओल्कोनोमिया को ब्रेक डाउन करेंगे, फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, आगे इसको विभाजित करेंगे, तो ओल्कोस और नोमोस, इसमें जो टर्म्स हैं ओल्कोस का जो शाब्दिक अर्थ है रूपांतरण में अंग्रेजी में, जिसको हम हाउसहोल्ड के नाम से जानते हैं, इसका मतलब है एक घर या परिवार। और जो नोमोस है वो इंग्लिश भाषा के स्टडी से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अध्ययन। तो फर्दर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इकोनॉमिक्स को परिभाषित करें तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड, मतलब परिवार का अध्ययन, एक घर या परिवार का अध्ययन। जो चीज़ें घर पर लागू होती हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो चीज़ें घर पर लागू होती हैं वही एक समाज पर लागू होती हैं, वही चीज़ें, और वही चीज़ें कुछ बृहद स्तर पर देश में और फिर वैश्विक स्तर पर लागू होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र जो था, कौटिल्य नामक एक विचारक हुए हैं भारत में, जो कि चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स लिखा।
लेकिन इनका जो इकोनॉमिक्स था वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित था, राजनीतिक अर्थशास्त्र था। उसमें उन्होंने राज्य के से संबंधित कुछ विचार दिए कि राज्य का प्रशासन शासन कैसे चलाया जाता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इस शब्द को जो फर्दर डिफाइन किया, इसकी जो परिभाषा दी गई, उसको एडम स्मिथ साहब ने दिया। इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं उनको एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो एडम स्मिथ साहब हैं। जो इनका वर्जन था, इन्होंने जो डिफाइन किया, इसमें उन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन होता है, उपभोग, उत्पादन और वितरण, ये 3 टर्म हैं जो इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन दिया। आगे बृहत स्तर पर हम लोग जानेंगे, इसमें काफ़ी परिवर्तन होते हैं। ये 3 टर्म जो हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के इर्द गिर्द इकोनॉमिक्स को घुमाने का प्रयास किया। आगे हालांकि इनके कई सिद्धांत आए जो कि एक जर्नल स्टडीज़ के लेवल पर हमको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ इसमें आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर से निकल के आती है जो डेफिनेशन थी, वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड, किस प्रकार से एक परिवार का जो उत्पादन, उपभोग और वितरण प्रणाली है वो इसके अंतर्गत आती है। आगे फर्दर रैगनर फिर साहब आए। रैगनर साहब ने इकोनॉमिक्स को क्लासिफाइड किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा। इकोनॉमिक्स को जब उन्होंने 2 भागों में बांटा तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो है हमारा वो समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जानते हैं क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें एक सूक्ष्म स्तर की बात की जाती है। जैसा कि शब्द आपको माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा सा। जब अर्थव्यवस्था के स्तर की बात होती है तो इसमें हम एक परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं। एक परिवार जो कि एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन अगर ग्लोबल स्तर पर बात करेंगे तो एक देश भी एक यूनिट हो जाएगी। जब हम ग्लोबल लेवल पर बात करेंगे एक देश हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये है सब, इसका जो अर्थ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक परिवार के स्तर पर जो उत्पादन, उपभोग और वितरण होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन ये एक देश के स्तर पर भी लागू हो सकती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जब हम विश्व को एक यूनिट मानते हैं तो उसमें जब एक देश के बारे में अध्ययन होता है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से जब हम दूसरे टर्म को इलोबरेट करते हैं या फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं तो दूसरे टर्म में जो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये पूरे विश्व की अगर बात करेंगे, जब विश्व को हम एक यूनिट मानेंगे तो पूरे विश्व के नेशनल इनकम, मतलब पूरा जो ग्लोबल इनकम की बात करेंगे हम यहाँ पर ग्लोबल इनकम की बात करेंगे और ग्लोबल लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार से विश्व स्तर पर इसका सृजन हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी देश को जब हम रखते हैं एक इकाई के रूप में, जब देश स्तर पर रखते हैं तो इसमें हम नेशनल इनकम भी समष्टि हो जाता है, प्राइस लेवल भी, जो कीमत स्तर होता है जो कॉन्टीन्यूअस घटता बढ़ता रहता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। प्राइस लेवल क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट,
बेरोजगारी जो होती है उसके बारे में ये अध्ययन करता है। तो यहाँ पर तक क्लासिफिकेशन था अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आगे डिस्कशन करते हैं कि अर्थशास्त्र में पिछले कुछ साल में पीसीएस में सामान्य क्वेश्चंस आए हैं। यूपी पीसीएस में लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था एक नोबेल प्राइज से संबंधित, इकोनॉमिक्स में कैसे दिया गया नोबेल प्राइज। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के वितरण को प्रारंभ किया गया, जब एक स्वीडन की बैंक थी स्वेरिक्स रिक्स बैंक, इसने अपने 300 साल पूरे किए। इसके उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रारंभ किया गया। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रारंभ किया गया। सबसे पहले 1969 में 2 अर्थशास्त्रियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसमें से रेगनर फिक्स साहब और दूसरे थे टिम बर्जन। इन 2 लोगों को 1969 में पहला नोबेल प्राइज़ सम्मिलित रूप से दिया गया। इस नोबेल प्राइज़ में आप सभी लोग जानते होंगे, या इसमें एक उपाधि और कुछ रुपए का पुरस्कार और एक मेडल दिया जाता है। लास्ट ईयर 2019 में 2019 में भी ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया। इसका क्षेत्र भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि 2019 रिसेंट में सारे नहीं याद करने हैं। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा देख के चलते हैं, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन इस पर बन चुका है, आगे भी आने के चांसेस रहेंगे। तो 2019 का जो नोबेल प्राइज़ था वो मैडम डैफ्लो थी एक, उनको दिया गया। अभिजीत बनर्जी थे, अभिजीत बनर्जी, और तीसरे थे हमारे क्रेमर साहब। इन 3 लोगों को सम्मिलित रूप से 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका जो कार्यक्षेत्र था, जिसमें सम्मिलित रूप से अगर हम कहें तो ये ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में किस प्रकार से एलिमिनेट किया जा सकता है, वैश्विक गरीबी से संबंधित इन्होंने कुछ आयाम दिए कि ये किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गरीबी प्रभावित करती है और विकास के क्षेत्र में किस प्रकार से ये बाधा बनकर उभरती है। तो ये इंट्रो था हमारा यहाँ तक का। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हो गई हमारी कि हम लोगों ने इसको कैसे क्या किया, कि इकोनॉमिक्स के बारे में हम अब आगे टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, अगर हम शब्द को सामान्य भाषा में समझना चाहें तो मुद्रास्फीति जो है वो रिफर्स करती है लगातार कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि। ये वृद्धि सामान्य नहीं होती, असामान्य वृद्धि होती है। ये वृद्धि इस तरीके से हो सकती है, जैसे ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, एक मार्कर की जो कीमत है ये वर्तमान समय में अगर 30 रुपये है, ये 2-4-10 दिन में बढ़ के 60 रुपये और फिर आगे बढ़ के ये 100 रुपये हो जाए। ये जर्नल लेवल पर जो इंक्रीज, ये जर्नल नहीं है, ये असामान्य है। लेकिन अगर यही ये 2020 चल रहा है, अगर ये 2021 में 35 हो जाए या 34 हो जाए या 36 हो जाए, एक सामान्य स्तर की बात होती है, जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कॉमन होता है। कीमत स्तरों में बढ़ना, कीमत स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य रीजन क्या होते हैं?
हालांकि जब कीमत स्तर में बढ़ोतरी की बात आती है तो कीमत स्तर कई रीजनों से बढ़ते हैं। अगर इस मार्कर का उत्पादन कम हुआ तब भी बढ़ सकता है, इसकी अगर लागत इसके उत्पादन में ज़्यादा आई है तब भी बढ़ सकती है, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई हो तभी भी इसकी कीमत बढ़ सकती है। तो मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि, होने वाली असामान्य वृद्धि, continuous increase in price level, continuous increase in price level called inflation। ये हमारा इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन काउंट क्यों करते हैं किसी भी देश में? इन्फ्लेशन जो होता है इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी डेमोक्रेसी में या नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में भी अगर ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है तो इसके कई रीजन होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे सेटअप करेगी, या जो कोई भी देश जिसका केंद्रीय बैंक होता है वो आगे पॉलिसी कैसे गवर्न करेगा, कैसे मॉनिटर करेगा, कैसे उसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। आगे इन्फ्लेशन में जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि एक प्रकार से जब गवर्नमेंट स्तर की बात होती है तो ये फिस्कल पॉलिसी बनाती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। और जब हम सेंट्रल बैंक के स्तर की बात करते हैं, मतलब केंद्रीय बैंक के स्तर पर बात करेंगे, केंद्रीय बैंक के स्तर की जब हम बात करेंगे तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब मौद्रिक नीति इसी के गवर्नेंस में बनाई जाती है। स्फीति, ये हमारा केंद्रीय बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करता है या बनाता है कि इन्फ्लेशन जब घटता है या बढ़ता है तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति होती क्या है, एक सामान्य टर्म में परिभाषा क्या होती है। सामान्य भाषा में जो परिभाषा है वो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में की कीमतों में होने वाली वृद्धि जिससे लोगों की क्रय शक्ति क्षमता पर क्रय शक्ति क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव होता है इसका सर्वाधिक प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि धनी वर्ग इससे प्रभावित क्यों नहीं होता है या गरीब पर ही क्यों प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम समझने के लिए गरीब वर्ग जो होता है, दिहाड़ी मजदूर की अगर हम बात करें इसमें गरीब वर्ग में, तो प्रतिदिन कमाता और खाता है। मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये हुई तो उसके पास बचत नहीं होती है। जब बचत नहीं होती है तो वो सेविंग नहीं कर, मतलब कि उसके पास कुछ सरप्लस नहीं हो पाता है। जब सरप्लस नहीं होगा तो वो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर धनी वर्ग होता है तो धनी वर्ग के पास में सरप्लस होता है, मतलब अधिशेष होता है। जब धनी वर्ग के पास अधिशेष होता है तो क्या करते हैं, जब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अपने अधिशेष जो बचत होती है उसको वो लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं किसी परिसंपत्ति में। और चूंकि लगातार कीमतों में वृद्धि होती रहती है, इसकी वजह से वो परिसंपत्ति की कीमत में भी
वृद्धि होती रहती है। अगर इसी पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुद्रास्फीति का प्रभाव ऋणी पर कम पड़ता है, ऋणदाता पर ज़्यादा पड़ता है। मतलब अगर ऋणी मुद्रास्फीति के टाइम फेज में अपना ऋण वापस कर देता है ऋणदाता को, तो इससे उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। ये किस प्रकार से देखा जा सकता है? इस प्रकार से कि अगर उसने एक फैन खरीदा नॉर्मल इन्फ्लेशन के टाइम पर, अगर सामान्य मुद्रास्फीति चल रही है, सामान्य मुद्रास्फीति अगर चल रही है, उसके टाइम पर एक पंखा खरीद के रखता है और पंखा 1000 रुपये में मिलता है उसको, और यही उधार लेकर इसने किसी ऋणदाता से उधार लिया था 1000 रुपये, सामान्य टाइम में 1000 रुपये, और उससे पंखा खरीदा। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन के टाइम में ये पैसा जब वापस करेगा, तो इस जब सामान्य कीमत, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, तो शायद इसकी कीमत बढ़कर 1500 या 2000 रुपये हो जाए। तो ये क्या करेगा, उसको जो वापस करना होता है उधारदाता को, उसका अमाउंट 1000 रुपये ही होता है। उसका अमाउंट 1000 रुपये होने के कारण देखेंगे कि हम इससे ऋणी को बेनिफिट होता है और ऋणदाता को घाटा होता है। आगे जो होता है, भारत में हम लोग अगर बात करेंगे तो 50 पैसे तक के सिक्के या इससे छोटे जो सिक्के थे वो चलन से बाहर हो गए हैं। हालांकि ये बाहर नहीं हुए हैं, ये हम लोगों के लिए बाहर हो गए हैं। चलन से हम लोग एक दूसरे से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन भारत में अभी भी 10 रुपये से कम के लेन देन के लिए, 10 रुपये तक के लेन देन के लिए, मतलब 10 रुपये तक या 10 से कम रुपए के लेन देन के लिए 50 पैसे के सिक्के का उपयोग किया जा सकता है। 10 रुपये तक या इससे कम के लिए 50 पैसे का उपयोग किया जा सकता है। 50 पैसे का उपयोग। और 2 रुपये या 2 रुपये से कम के लिए, 2 रुपये या 2 रुपये से कम के लिए 10 पैसे से छोटे सिक्कों का उपयोग किया जा सकता है। फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे। मुद्रास्फीति भारत में किस प्रकार से पाई जाती है? क्या कारण होते हैं मुद्रास्फीति में बढ़ने के? मुद्रास्फीति क्यों, इन्फ्लेशन जो होता है वो क्यों बढ़ रहा होता है? इन्फ्लेशन बढ़ने के कारणों में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारा पहला कारण जो होता है वो मांग जनित कारण होता है। मांग जनित। इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, मतलब कॉस्ट पुल। और तीसरा हमारा होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। सामान्य शब्दों से ही ये कारण एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगर आप लोग फोकस करें, मांग जनित डिमांड पुल, मतलब डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तो काफ़ी रीजन होते हैं कि लगातार देश में विकास की प्रक्रिया चल रही होती है। विकास की प्रक्रिया चलने के कारण लगातार रोजगार का सृजन हो रहा होता है। रोजगार के सृजन के कारण लोगों की आय में लगातार वृद्धि हो रही होती है, और जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो एक प्रकार से वो अपना जो व्यय है वो बढ़ा देते हैं। व्यय बढ़ाएंगे किन चीज़ों में? वे काफ़ी चीज़ों में वो खाने पीने पर व्यय बढ़ाएंगे, अपने जो जीवन स्तर है जिसको सुधारने के लिए उसमें बढ़ा सकते हैं,
और मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी बढ़ा सकते हैं। तो लगातार जब मांग बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आ जाए तो इसके कारण से जो हमारा होता है वो डिमांडफुल इन्फ्लेशन होता है। इसमें मांग बढ़ती क्यों है, उसके पीछे रीज़न हमने एक्सप्लेन किया कि डिमांड में इंक्रीज। और डिमांड इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में होता क्या है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिसके कारण से ये मांग में वृद्धि होती है, जो हमने एक्सप्लेन किया। अगर यहीं पर जब मांग बढ़ रही होती है, मांग में अगर वृद्धि हो रही होती है, अगर उसी अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाए, मतलब इसका क्या है, मतलब कि अगर हम मान लीजिए किसी रोजगार में हैं, या मान लीजिए एक समाज है जिसमें 100 लोग हैं, एक समाज में जिसमें 100 लोग रहते हैं, उसमें से 50 लोग जो हैं वो पहले बेरोजगार थे और 50 लोग जो हैं रोजगार हैं, और 50 लोग जो हैं रोजगार हैं। इसमें जब हमने देश का संदर्भ लिया कि विकासशील है, जब विकासशील देश होगा तो इसमें लगातार उत्पादन प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो ये रोजगार का स्तर कॉन्टिन्यूसली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है वो बढ़ रहा होता है लगातार। जब इसमें लगातार बढ़ता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, तो ये संख्या जो होती है ये धीरे धीरे कम होके 40, 36, 32, 30 इस तरीके से कम होती रहती। तो ये लोग करेंगे क्या, मान लीजिए कि इन 50 लोगों के पास सारी सुविधाएं थी, ये सब समझाने के लिए हम लोग सपोज कर रहे हैं कि इनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो रोजगार में लगे हुए थे, लेकिन इनके पास जो 50 लोग बेरोजगार थे, इनके पास सुविधाओं की कमी थी। जैसे इनके पास में सोफ़ा नहीं था, टीवी नहीं थी, फ्रिज, एसी, कूलर नहीं था। जब ये लोग रोजगार में आते हैं तो ये मांग करते हैं अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, इन सब की मांग करते हैं। तो इन सब चीज़ों की जब मांग होती है तो टीवी, कूलर एक्सेट्रा जब ये बढ़ता है, इनकी मांग बढ़ती है और इनकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती है। आपूर्ति सुनिश्चित अगर नहीं हो पाएगी तो इनकी कीमतों में असामान्य वृद्धि हो जाएगी। जब असामान्य वृद्धि होगी इनकी कीमतों में तो इसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। यहाँ तक दोस्तों हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। आगे हम सेकंड इसी में बात करेंगे कि सेकंड फैक्टर जो है, सेकंड रीजन जो है इन्फ्लेशन का, वो क्या होता है। वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, मतलब लागत जनित मुद्रास्फीति। ये बहुत टफ नहीं है, ये एकदम सिंपल है। लागत में वृद्धि, लागत में वृद्धि कैसे होगी, मान लीजिए भारत है या हमारा देश भारत है, ये बेसिकली जो हमारा कच्चा तेल जो है वो आयात करता है, मतलब हम इसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी जो है वो भी हम आयात करते हैं, इसके क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो जब इन चीज़ों की कीमतों में, ये सब चीज़ों का जो कीमत होता है, कच्चा तेल, तकनीकी, इन सब चीज़ों का जो कीमत होता है वो ग्लोबल मार्केट डिटरमिन करती है, वैश्विक बाजार निर्धारित करता है। जब इन चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती अज्ञात कारणों से, अज्ञात कारणों का मतलब ये है कि अगर जैसे भारत का जो क्रूड ऑयल है या कच्चा तेल है, ये मध्य जो एशियाई देश हैं उनसे आयात किया जाता है, वहाँ पर सिचुएशन डिस्टर्बेंस की रहती है, मतलब वहाँ पर सिविल वार की सिचुएशन रहती है और काफ़ी आसपास के देशों में जो होता है गुटबंदी या झगड़ा, लड़ाई, वार की सिचुएशन बनी रहती है। तो ये लोग कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी और कमी करते रहते हैं, मतलब कार्टेल कर देते हैं। तो इनकी कीमतों में अगर वृद्धि हो जाएगी तो भारत जो है अप्रत्यक्ष रूप से इनसे प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित होने का मतलब, अगर कच्चे तेल की कीमत सपोज करिए कि $20 पर बैरल है, ये बढ़ के $50 पर बैरल अगर भारत को मिलने लगे तो जाहिर सी बात है कि जो कच्चे तेल से संबंधित इंडस्ट्री होगी, जो मशीनों का यूज करके उत्पादन कर रही होंगी,
वो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से